शुरू होती है और हम आयरिस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो इस टाइम अपने बिस्तर पर थी और किसी बात का दुख उसे काफी परेशान कर रहा था। अगली सुबह जब वो सोकर उठती है तो अपनी गाड़ी लेकर जंगल में आ गई। फिर वो जंगल से गुजरते हुए सबसे ऊंची पहाड़ी के ऊपर आ जाती है। यहाँ आकर हमें पता चला कि आयरिस का एक छोटा बेटा था, किसी वजह से अचानक उसकी मौत हो गई है। इसीलिए ही आयरिस आजकल इतनी दुखी रहती है, पर वो उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को समझा करती। इसलिए अब वो चाहती है कि मैं भी इस दुनिया को छोड़कर अपने बेटे के पास चली जाऊं। यानी वो मरना चाहती थी खुद ही अपनी जान लेकर। इसलिए वो पहाड़ी के बिल्कुल किनारे पर आकर खड़ी हो गई। पर इससे पहले कुछ कर पाती तब यहाँ रिचर्ड नाम का एक लड़का आ जाता है। उसकी हालत देखकर वो भी समझ गया कि ये अपनी जान लेने वाली है। तब आयरिस को रोकने के लिए वो उसे बात करने की कोशिश करता है। कहने लगा कि देखो मौसम कितना प्यारा है ना, आज हमें ऐसा मौसम रोज कहाँ देखने को मिलता है। इससे हमें अपनी जिंदगी की अहमियत का अंदाजा होना चाहिए कि हमारे पास जिंदगी है तो हम सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। आयरिस समझ गई। वो कहती है तो मुझे ज्यादा रोकने की कोशिश मत करो, जाने दो इस दुनिया को छोड़कर मुझे। तब रिचर्ड कहता है आखिर बात क्या है, किस चीज की वजह से तुम इतनी परेशान हो कि अपनी जान लेना चाहती हो, मुझे बता सकती हो वो बात। क्योंकि ये जिंदगी हमें एक ही बार मिलती है, हर किसी की जिंदगी में मसले मसाइल आ जाते हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हम अपनी जिंदगी को खत्म ही कर दें। हमें मुश्किल टाइम से लड़ते हुए खुलकर अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। सुख दुख खुशी गम आने जाने वाली चीज है, तो हमें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तब आयरिस उसे बताती है कि मेरा एक छोटा बेटा था जिसे मैं बहुत प्यार करती थी, पर मेरी ही एक लापरवाही की वजह से उसकी जान चली गई। उसकी मौत के सदमे से मैं निकल ही नहीं पा रही। शायद ये गम मुझे जिंदगी भर रहेगा, तो इससे बेहतर तो ये नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी से छुटकारा ही हासिल कर लूं, ताकि उसका दुख मुझे बार बार ना सताए। रिचर्ड कहता है अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें जितना समझाना था समझा दिया, आगे मर्जी तुम्हारी है, जो दिल करता है करो। इतना बोलकर वो यहाँ से जाने लगा। पर कहीं न कहीं उसकी बातों का आयरिस पर असर हो गया था, इसलिए वो अपनी जान लेने का इरादा बदल लेती है और वहाँ से वापस आने लगती है। वो काफी देर तक रिचर्ड से बात करती रहती है और ये दोनों चलते हुए अपनी गाड़ियों के पास आ जाते हैं। रिचर्ड उसे कहता है कि आइंदा ऐसा मत करना और उसे गुड बाय बोलकर अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। आयरिस भी अपनी गाड़ी में जाने लगती है, पर कोई बात करने के बहाने रिचर्ड गाड़ी से बाहर आया। उसके हाथ में एक बिजली वाली छतरी थी जिसे वो आयरिस के पेट में घुसाकर उसे जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगाता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो गई। तब रिचर्ड उसके हाथ पांव बांधकर उसे अपनी गाड़ी में लिटाता है और अपने साथ ले जाने लगता है, क्योंकि वो दरअसल एक किलर था, एक कातिल। उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था, बिना वजह ही वो लोगों को मारा करता। खैर कुछ देर बाद जब आयरिस को होश आई तो वो उससे पूछती है कि तुम आखिर मुझे कहाँ लेकर जा रही हो। वो बात करके आयरिस का ध्यान भटकाना चाहती थी, क्योंकि वो अपनी घड़ी से अपने हस्बैंड को कॉल करने की कोशिश करती है, पर इस बारे में रिचर्ड को पता चल गया। वो कहता है कि किसी को भी कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जरा भी नेटवर्क नहीं आ रहा, वरना मैं इतना पागल थोड़ी ना हूँ कि घड़ी को तुम्हारे हाथ में ही रहने देता। आयरिस जब अपनी जेब चेक करती है तो उसे छोटा सा चाकू मिला, जिसकी मदद से वो अपने हाथ की रस्सी को काटने की कोशिश करती है। साथ साथ वो रिचर्ड से बात करके उसका ध्यान भी भटका रही थी, ताकि इस चीज की उसे जरा भी भनक ना लगे। और जब उसने रस्सी को काट दिया तो एकदम से वो रिचर्ड पर हमला कर देती है, जिससे इनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वो एक पेड़ से जा टकराती है। इस एक्सीडेंट की वजह से दोनों को थोड़ी बहुत चोटें आती हैं। खुद को संभालने के बाद आयरिस पेड़ से उस पर हमला कर देती है। उसने जोरदार टांग मारी, जिससे रिचर्ड और आयरिस दोनों ही गाड़ी से बाहर जाके गिरते हैं। आयरिस बिना टाइम गवाए अपने पैरों की रस्सी काट देती है, पर इससे पहले भाग पाती उसके सामने रिचर्ड आ जाता है, जिस पर उसने चाकू तान दिया। वो कहता है मुझे पता था कि इस तरह की कोई चीज हो सकती है, इसलिए मैंने पहले से ही अपनी पूरी तैयारी कर ली। मैंने तुम्हें एक ऐसा इंजेक्शन लगा दिया है जिससे तुम्हारा पूरा जिस्म पैरालाइज हो जाएगा, मतलब कुछ घंटों के लिए तुम्हारा जिस्म काम करना बंद कर देगा। तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट का टाइम है, तुम जो चाहे कर सकती हो, भागकर अपनी जान बचा सकती हो, क्योंकि धीरे धीरे इंजेक्शन का असर होगा और जिस्म का एक एक हिस्सा पैरालाइज होना शुरू हो जाएगा। और ठीक 20 मिनट के बाद जब तुम अपना नाखून तक नहीं हिला पाओगी तो तुम एक जीती जागती लाश बन जाओगी और तुम्हारा 20 मिनट का टाइम शुरू हो चुका है। ये सुनते ही आयरिस चाकू वहीं फेंककर जंगल में भागने लगती है। अब वो जितना अपने जिस्म पर जोर देगी उतना ही जल्दी इंजेक्शन का असर होगा। तो वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कुछ दूर आने पर उसे एहसास हुआ कि मेरे हाथ और टांग काम करना बंद कर रही हैं। वो पैरालाइज हो रही हैं, जिस वजह से उसे चलने में अब बहुत मुश्किल हो रही थी। मगर फिर भी वो अपनी फुल कोशिश करके रिचर्ड से दूर जा रही थी। फिर वो टाइम भी आ गया जब उसकी दूसरी टांग ने भी काम करना बंद कर दिया और अब तो वो बिल्कुल भी चलने के काबिल नहीं, इसीलिए रेंगते हुए ही वो आगे बढ़ रही थी। इस टाइम रिचर्ड भी उसके आस पास ही था।
था जो उसे ढूंढ रहा था और आइरिस एक जगह पर जाकर छुप गई थी और जब वो उसे यहाँ नहीं मिलती तो रिचर्ड दूसरी तरफ जाने लगता है, मगर आइरिस के मुंह पर बहुत सारे कीड़े चलने लगते हैं जिस वजह से वो चिल्ला देती है। इससे रिचर्ड को पता चल गया कि वो कहाँ पर है, लेकिन इससे पहले वो आइरिस के पास पहुँचता वो पानी में चली जाती है और पानी के बहाव से आगे बढ़ने लगी। रिचर्ड उसे चिल्ला कर कहता है कि तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रही हो क्योंकि तुम तैर नहीं पाओगे। ये सच भी था क्योंकि आइरिस बस बहती ही जा रही थी, तैर तो जरा भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी एक जगह पर आकर वो बड़ी मुश्किल से नदी से निकलकर बाहर आ जाती है। फिर रेंगते हुए वो नदी से दूर आकर लेट जाती है। 20 मिनट पूरे हो गए थे, यानी वो पूरी तरह पैरालाइज हो गई थी और जहाँ लेटी थी वहीं पड़ी रहती। वो सिर्फ अपनी आंखों और पलकों को ही हिला पा रही। कुछ टाइम बाद घास काटते हुए यहाँ कोई आया जो आइरिस को ऐसे पड़े हुए देख लेता है। ये दरअसल एक बूढ़ा आदमी है जो यहाँ पास में ही रहता है। वो आइरिस के पास आकर पूछता है कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है, पर वो तो कुछ बोलने की हालत में थी ही नहीं, यहाँ तक कि वो अपने जिस्म को भी सीधा नहीं कर पा रही। बूढ़ा आदमी उसे सीधा करता है। उसे पता चलता है कि ये बस अपनी आंखों को ही हिला पा रही है। बूढ़ा आदमी उससे पूछता है क्या तुम मुसीबत में हो, तब वो अपनी पलक एक बार झपकाती है और जब उसे इनकार करना था उसके लिए वो 2 बार झपकाती है। बूढ़ा आदमी उसे कहता है ठीक है तुम रुको, मैं अंदर से कोई चीज लेकर आता। ये कहकर बूढ़ा आदमी घर के अंदर गया और एक ट्रॉली लेकर बाहर आता है। उसमें आरिस को डालकर वो उसे घर के अंदर ले आया। ठीक तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। तब आरिस लगातार अपने पलकों को झपकती रहती है। ये देख बूढ़ा आदमी समझ गया कि जो कोई भी दरवाजे पर आया है वो आरिस के लिए खतरा है और जब बूढ़े आदमी ने चेक किया तो वहाँ सच में रिचर्ड ही था, जो बूढ़े आदमी को ऐसे करके दिखा रहा था जैसे उसकी हालत बहुत खराब है और उसे मदद की जरूरत। वो फौरन बूढ़े आदमी के घर के अंदर आ गया, इधर उधर झांकने लगता है। वो फिर बूढ़े आदमी के सामने आकर बैठ गया, पूरी तरह रोने का नाटक करने लगता है। बूढ़ा आदमी कहता है अरे क्या हुआ, कुछ बताओगे या बस रोते ही रहोगे। तब रिचर्ड कहता है कि मेरे बेटे की मौत हो गई, जिस सदमे की वजह से मेरी वाइफ का जहनी तवाज़ुन कुछ खराब हो गया है। हम दोनों जंगल में बैठे थे पर अचानक वो गायब हो गई। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, मुझे लगा कि वो यहाँ आई होगी तो मैं उसे ढूंढते हुए यहाँ चला आया। ये सुनकर बूढ़ा आदमी कहता है तुम उसे फोन क्यों नहीं कर लेते। रिचर्ड जवाब देता है क्योंकि मेरा फोन कहीं खो गया है। तभी हम देखते हैं कि बूढ़े आदमी ने आरिस को सोफे के पीछे लिटाया हुआ है। वो ठीक रिचर्ड के पीछे थी पर वो उसे देख नहीं पा रहा। रिचर्ड फिर रोने की एक्टिंग करने लगा, कहता है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और उसकी हालत बहुत खराब है, जिस वजह से मुझे उसकी फिक्र हो रही है क्योंकि अगर वो टाइम पर मुझे ना मिली और उसका जिस्म सुन्न हालत में रहा तो उसकी मौत भी हो सकती है। अब उसकी इन बातों में बूढ़ा आदमी आ जाता है। वो कहता है अच्छा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, पर इससे पहले वो आगे कुछ बोलता तभी रिचर्ड का फोन बजने लगता है। ये देखकर बूढ़े आदमी को उस पर शक हो जाता है क्योंकि उसने तो कहा था कि मेरा फोन कहीं गायब हो गया है। तो अब बूढ़ा आदमी उसे ये कहता है कि मैं पुलिस के पास कॉल कर देता हूँ, वो ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और जैसे बूढ़ा आदमी फोन करने लगा रिचर्ड एकदम से उस पर हमला कर देता है जिससे फोन नीचे गिर गया। अब भले ही वो बूढ़ा इंसान था लेकिन था बहुत ताकतवर। वो बड़े ही आराम से रिचर्ड को काबू कर लेता है और फिर उसे खूब मारता है, पर इसी बीच गलती से रिचर्ड के हाथ एक चाकू लग गया जिसे वो बूढ़े आदमी के पैर में घुसा देता है। दर्द से तड़पते हुए वो नीचे बैठ गया। फिर रिचर्ड उसके पेट में भी चाकू घुसा देता है और इस तरह बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। अब रिचर्ड घर के बाहर गया और पेट्रोल लेकर वापस घर के अंदर आता है क्योंकि वो सब कुछ जलाकर खत्म करना चाहता था। वो हर जगह पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं और फिर बाहर आकर अपने ट्रक में बैठकर ट्रक स्टार्ट करने लगता है। पर घर के अंदर आरिस खिड़की के पर्दे को ऊपर नीचे करने लगती है, उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए। रिचर्ड ट्रक से देख लेता है कि घर के अंदर कोई है जो पर्दे को ऊपर नीचे कर रहा है। वो जल्दी से घर के अंदर आया जहाँ एक बार फिर उसे आरिस मिल जाती है जिसे उठाकर वो ट्रक में बिठाता है और यहाँ से लेकर निकल गया। अब इस आग से आरिस को अपनी जान बचानी थी जब भी उसने ऐसा किया, वरना वो कभी ऐसा न करती कि इस कातिल को वापस बुलाए। तभी रिचर्ड के पास किसी की कॉल आई। उसने जब कॉल उठाई तो ये उसकी बेटी थी। आरिस को उसकी कॉल से पता चलता है कि रिचर्ड की वाइफ और एक बेटी भी है। वो कहती है पापा मैं मॉम के साथ आपके पास आ रही हूँ। रिचर्ड कहता है अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं कुछ टाइम और अकेले रहना चाहता हूँ। ये सुन उसकी वाइफ कहती है बहुत रह लिए तुम अकेली, अब बस और रहने नहीं दूंगी, हम लोग आ रहे हैं। यानी कि अब रिचर्ड की वाइफ और बेटी उसके पास आ रही। अब पेट्रोल डलवाने के लिए वो एक पेट्रोल पंप पर रुक जाता है। आरिस को ट्रक के अंदर ही छोड़कर वो शॉप पर गया कुछ सामान खरीदने के लिए। अब ट्रक में जब आरिस अकेली थी तो वो अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करती है, पर ऐसी हालत की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाती। तभी ट्रक के पास एक छोटा लड़का आया जिसे देखकर आरिस को अपने बेटे की याद आने लगती है। वो उसके साथ गुजारा गया टाइम याद करने लगी, पर तभी बच्चे की मॉम आकर उसे वहाँ से ले जाती है। तभी रिचर्ड
रिचर्ड भी वापस आ गया और ट्रक को लेकर एक बार फिर आगे बढ़ जाता है। वो अपनी गाड़ी के पास आ गया क्योंकि वो अपनी गाड़ी को ठीक करना चाहता था। आरिस को ट्रक में ही छोड़कर वो अपनी गाड़ी ठीक करने उसके पास चला जाता है। इसी बीच उसने अपनी गाड़ी से एक और इंजेक्शन लिया जिसे वो ट्रक में रख देता है ताकि फिर से आरिस को पैरालाइज कर सके। वो जब अपनी गाड़ी ठीक कर रहा था तो तभी यहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ गया। वो जब आरिस को देख रहा था तो तभी रिचर्ड ऑफिसर के सामने आकर उससे बात करने लगता है। ऑफिसर उसे कहता है कि आपकी गाड़ी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। ये सुनकर रिचर्ड कहता है, अरे अरे सर, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी क्योंकि ये कार तो मेरी दोस्त की है और मेरी वाइफ ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, इस वजह से उसने गाड़ी को पेड़ में ठोक दिया और एक्सीडेंट होने की वजह से गाड़ी खराब हो गई। अपनी वाइफ को मैं गाड़ी में ही छोड़ के गया था, अब नया ट्रक लेकर आया हूँ ताकि अपने दोस्त की गाड़ी में ठीक कर दूं और अपनी वाइफ को भी ले जाऊं यहाँ से। ऑफिसर पूछता है, क्या मैं आपकी वाइफ से बात कर सकता हूँ? तब रिचर्ड कहता है कि आप उससे बात नहीं कर सकते क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इसी बीच आरिस, जो उनकी बातें सुन रही थी, वो खिड़की को हल्का सा नीचे कर देती है। जैसे ही ऑफिसर का ध्यान उस तरफ गया, वो आरिस से बात करने उसके पास चला जाता है। ऑफिसर ट्रक में वो इंजेक्शन भी देख लेता है जो रिचर्ड ने रखा था, पर इससे पहले वो कुछ कर पाता, रिचर्ड उस पर हमला कर देता है। वो उसे फिर इतनी बुरी तरह मारता है कि ऑफिसर की वहीं मौत हो जाती है। फिर वो ऑफिसर की लाश को उसी की गाड़ी में रखकर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है और इस तरह उसने ऑफिसर का काम तमाम कर दिया और एक बार फिर वो अपना ट्रक लेकर निकल जाता है। अब धीरे धीरे आरिस पर से पैरालाइज का असर खत्म हो रहा था और अब वो बोलने की हालत में आ चुकी थी। वो रिचर्ड को कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारी वाइफ और एक बेटी है ना, जिससे तुम बहुत प्यार करती हो। अभी भी टाइम है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी तुम्हारे बारे में। तुम मुझे रोड किनारे छोड़कर जा सकते हो और जाकर अपनी वाइफ और बेटी से मिल सकते हो। वो लोग तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं तो जाकर तुम्हें उनके साथ टाइम गुजारना चाहिए। वो तुम्हारी फैमिली है और सबसे जरूरी चीज फैमिली ही होती है। ये सारी बातें करके वो दरअसल आरिस को इमोशनल करना चाहती थी, पर वो जिस बात में नहीं आता और उसे एक जेल किनारे ले आया। कहता है कि ये हमारा आखिरी स्टॉप है। अब उस इंजेक्शन को आरिस ने ले लिया था जिससे वो रिचर्ड पर हमला कर देती है, पर वो इंजेक्शन को प्रेस करके लगा नहीं पाती, यानी कि रिचर्ड को कुछ नहीं हुआ, वो बच गया। तब रिचर्ड इंजेक्शन खुद में से निकाल कर फेंक देता है और कहता है कि तुम लूजर हो, कुछ नहीं कर सकती। बेचारी आरिस तभी रोने लगी, कहती है प्लीज मुझे जाने दो, मेरा हस्बैंड मुझे ढूंढ रहा होगा। रिचर्ड कहता है कभी नहीं, मैं तुम्हारी जान बख्शने वाला नहीं हूँ। वो आरिस को घसीट कर नदी किनारे ले आया और उसे कश्ती में बिठाकर नदी के बीचों बीच जाने लगता है क्योंकि उसका प्लान था कि आरिस को वहाँ डुबोकर मार दे। तभी आरिस की नजर उसके पीछे गई। वो देखती है कि रिचर्ड ने वहाँ चाकू रखा हुआ है। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो रोने का नाटक करके रिचर्ड को कहती है कि मेरे पिछले जेब में मेरे बेटे की तस्वीर है, मरने से पहले मैं उसे देखना चाहती हूँ, तो प्लीज पीछे से वो तस्वीर तो मुझे निकाल कर दे दो। अब जैसे ही रिचर्ड तस्वीर निकालने के लिए नीचे झुका, तभी आरिस वो चाकू निकाल कर उस पर हमला कर देती है। उसके चेहरे में चाकू दे मारती है। लड़खड़ाते हुए रिचर्ड जैसे पीछे हटा, तभी आरिस जोर जोर से कश्ती हिलाने लगती है, जिससे रिचर्ड पानी में जा गिरा और उसकी गन कश्ती के ऊपर ही गिर जाती है। अब इससे पहले रिचर्ड उस पर हमला करता, पहले ही आरिस उस गन को ले लेती है और लगातार रिचर्ड को शूट करती है, जिससे वो जख्मी होकर एक बार फिर पानी में गिर गया। आरिस को लग रहा था कि मेरी जान बच गई है, लेकिन अभी भी वो मुसीबत में थी क्योंकि गोली लगने की वजह से कश्ती में सुराख हो गई थी, जहाँ से पानी अंदर आने लगता है। देखते ही देखते पूरी कश्ती में पानी भरने की वजह से वो डूबने लगी, जिसके साथ ही आरिस भी पानी के नीचे जाने लगती है। आरिस यहाँ जानबूझकर डूबी थी क्योंकि वो जानती थी कि कुछ टाइम बाद मेरा जिस्म ऊपर आ जाएगा, और अब जैसे तैसे वो झील से बाहर आकर बैठ जाती है। जान बचने की वजह से वो बहुत खुश थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने एक कातिल से अपना पीछा छुड़ा लिया। तभी उसने देखा कि रिचर्ड भी झील से निकलकर किनारे पर आ गया है, लेकिन गोलियां लगने की वजह से उसकी हालत बहुत खराब थी। अब आरिस चाहती तो कॉल करके एम्बुलेंस को बुला सकती थी ताकि रिचर्ड की जान बच जाए, क्योंकि वो मदद की भीख मांग रहा था। पर अब तो उसकी बारी थी बदला लेने की। वो उसकी मदद क्यों करती? क्योंकि रिचर्ड ने उसे बहुत परेशान किया, उसे तकलीफ पहुंचाई। तो रिचर्ड को ऐसे दर्द में तड़पता हुआ छोड़कर वो वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।